जय हिंद फ्रेंड्स। इस संडे 20 अगस्त 2023 लेट्स गेट स्टार्ट द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस, जिसमें मैं कंपाइल करके लाता हूं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स। एक रिवर कवर करी जाती है, साथ ही साथ ग्लोसरी भी प्रोवाइड कर दी जाती है। उसी के साथ एडिटोरियल प्लस पीआईबी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाती है, और मैप की डिटेलिंग भी जो इम्पोर्टेंट होती है आपकी एग्जामिनेशंस के पर्सपेक्टिव से वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। जो भी द हिंदू की बैकग्राउंड डिटेलिंग होती है वो हम यहाँ पे निचोड़ करके आपके सामने लेकर के आते हैं। चलिए देखते हैं आज का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस के लिए। तो ये आज पुतिन के ऊपर है, सारी डिटेलिंग एडिटोरियल को मैं यहाँ पे पहले कवर करने वाला हूँ और देखेंगे क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आज शुरुआत एडिटोरियल से करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आप सभी लोगों को बता दें, यहाँ पे ब्रिक्स एक ऐसा टर्म है जिससे हम सभी लोग अवगत हैं, सभी लोगों को पता है। वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे और उसकी डिटेलिंग भी देखी जाएगी कि क्या ब्रिक की बैकग्राउंड है, क्या क्या इंपॉर्टेंट तथ्य हैं। वो सारी चीजें आपको बैकग्राउंड में जाकर के मैं दे दूंगा, जो आपके एडिटोरियल में नहीं मेंशन होगा वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, तो ब्रिक की सबमिट होने वाली है जो कि आपको कहाँ पे होने वाला है, तो ये आपके साउथ अफ्रीका इस बार होस्ट कर रहा है। याद रखिएगा, क्वेश्चंस बन सकता है। तो ब्रिक्स की सबमिट कौन होस्ट कर रहा है, साउथ अफ्रीका। कहाँ पे, जोहान्सबर्ग में ये चीजें होंगी। ब्रिक्स में कितने कंट्री आते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं, ये सारी कंट्री आनी है। लेकिन इस बार सबसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंस होके आ रहा है, तो ये जब साउथ अफ्रीकन नेशन में हो रहा है ये, तो यहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमी को इनविटेशंस मिले हैं कि ये लोग आए, इसमें पार्टिसिपेट किए करें और एक नए वर्ल्ड को नए डायरेक्शंस में लेकर के जाने की बातें बोली जा रही हैं। आपको बता दें ये 15वां ब्रिक समिट है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसको होस्ट कर रहा है कौन, आपका साउथ अफ्रीका। यहाँ पे दूसरी चीजें क्या बातें बोली जा रही हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं कि ये जियो पॉलिटिकल और जियो इकोनॉमिक मूवमेंट के ऊपर यहाँ पे मीटिंग चलेगी। यानी जो अभी आपका रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है, जो वर्ल्ड में फूड क्राइसिस चल रहा है, जो क्लाइमेट यहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है, इन सब तथ्यों पे बात होने वाली है जो कि आपको पता होना चाहिए। समिट यहाँ पे 2019 से कहीं ना कहीं यहाँ पे पेंडेमिक जो कोविड-19 आया था उसी के बाद से यहाँ पे इश्यू निकल गया है, जो पहली बार फर्स्ट इन पर्सन अब मीटिंग होने वाली है। यानी आमने सामने अब लोग आएंगे और मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे क्या चीजें बोली जा रही हैं, जो 2022 में यहाँ पे रिसीड हो गया था कोविड की वजह से, अब यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे जो पेंडेमिक था और चाइना में बहुत प्रकार के भी प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ी थी। तो कई बार यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अटेंड किया गया है। लेकिन इस बार भी क्या इस प्रकार की चीजें होंगी, तो बहुत सारे लोग तो एकत्रित हो रहे हैं एक जगह पे मीटिंग करने के लिए। लेकिन फिर भी यहाँ पे इश्यू निकल के आएगा किसके लिए, तो रसिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के लिए ये इश्यू निकल के आ जाएगा। वही सारी चीजें यहाँ पे बोली जा रही हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी चीजें क्या चीजें बोली जा रही हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट इन पर्सन मीटिंग अगर बात करी जाए, पहली बार इस प्रकार की मीटिंग हो रही है सिंस रसिया इन्वेजन। तो जब रसिया यूक्रेन पे युद्ध किया 2022 में, उसके बाद से पहली इस प्रकार की चीजें ऑर्गेनाइज करेंगी जो वर्ल्ड पावर के लोग, जैसे रसिया हो गई, चाइना हो गई, इंडिया हो गई, ये सारी कंट्री एक जगह पे पहले प्लेटफॉर्म पे आमने सामने फ्रंट करेंगी। तो एक प्रकार से प्लेटफॉर्म क्रिएट होगा जो कि अपने अपने इश्यू को यहाँ पे टैकल करते हुए लोग नजर आएंगे। बहुत सारे फूड, फर्टिलाइजर, फ्यूल, ये सब क्राइसिस, सिक्योरिटी चल रहे हैं वर्ल्ड में। आपको पता ही होगा कितने प्रकार की इश्यू निकल के आई है केवल रसिया और यूक्रेन की वार से। तो अफ्रीका ऐसा नेशन है जो सबसे ज्यादा मैं कहूं तो प्रभावित होने के कगार पे है और प्रभावित भी हुआ है। चाहे वो वीट को लेकर के फूड क्राइसिस हो गई हो, चाहे एनर्जी को लेकर के हो गई हो, चाहे ट्रेड को लेकर के हो गई हो, हर प्रकार से यहाँ पे अफ्रीकन नेशंस में इश्यू निकल के आए हुए हैं।
दूसरी तरफ जो डेलिब्रेशंस होने वाले हैं यहाँ पे वो कैरी आउट करेंगे क्या, किस प्रकार से यहाँ पे काउंटर किया जाए वेस्टर्न को, और जो वेस्ट प्रेशर बना रहा है इस पे यानी ईस्टर्न कंट्री पे जो कि रसिया ये सब आ जाते हैं, चाइना, इन कंट्रीज की बातें बोली जानी है। तो किस प्रकार से यूएस यूरोपियन यूनियन को यहाँ पे डील किया जाएगा, ये भी एक कॉन्फ्लिक्टेड इशू निकल के आ रहा है। पहली बार अगर समिट की बात करी जाए तो यहाँ पे लुइज इनासियो, याद रखिएगा इनका नाम, लूला डे सिल्वा, जो कि पावर में आए थे ब्राजील में, और यहाँ पे चीजें हुई थी जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एंटी वेस्टर्न पॉलिटिक्स, जो कि उनके प्रीडिसेसर कौन थे, जैर बोल्सोनारो, याद ही होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे, पूरा का पूरा ब्राजील के जंगल को ही कटाने में लग चुके थे। तो चलिए यहाँ पे थोड़ी सी बैकग्राउंड डिटेलिंग देखी जाएगी जो कि ब्रिक्स की बैकग्राउंड डिटेलिंग हो जाती है। तो क्या है यहाँ पे चीजें, ब्रिक्स जो है इसका ओरिजिनली नाम क्या था, BRIC, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना ये कंट्री आती हैं और एक्रोनिम बन जाता है ब्रिक। लेकिन 2010 में क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, ये याद रखिएगा सीधे सीधे कि कब इसमें एस वर्ड यूज हुआ या फिर साउथ अफ्रीका कब इसमें ऐड हुआ। तो 2010 में ब्रिक किसके द्वारा कॉइन किया गया था, वर्ड दिया गया था ये नेम, 2001 में ये दिया गया था गोल्डमैन सैक, एक इकोनॉमिक्स कंपनी है, इसके द्वारा दिया गया था। तो ये जेम ओ नील, तो जेम ओ नील ने इसको कॉइन किया था 2001 में, याद रखिएगा। फॉर्मेशंस की बात करी जाए वहीं तो सितंबर 2006 में जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की 61वीं सेशंस हुई थी, जो फर्स्ट समिट याकेत रिंग में रसिया में इसकी हुई थी, किसकी, ब्रिक की, और 2006 के अंतर्गत इसकी फॉर्मेशंस हो जाती है, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वाइन किया गया 1 में, 6 में इसको फॉर्मेशंस किया गया, पहली मीटिंग रसिया याकेत रिंग में हुई। हेडक्वार्टर की बात करी जाए इसकी तो संघाई है, याद रखिएगा। छठा ब्रिक समिट फोर्टेल्जा डिक्लेरेशंस, यही है जो फोर्टेल्जा डिक्लेरेशंस यूपीएससी में भी क्वेश्चंस आया हुआ है 2014-15 के सेशन में, याद रखिएगा। तो यहाँ पे कौन सा नेशनल डेवलपमेंट, ये एनडीबी बैंक यहाँ पे निकल के आया जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी यहाँ पे निकल के आया, और जुलाई बात करी जाए 2014 में और इन्फोर्स हुआ जुलाई 2015 में, यानी 14 में बनता है, 15 में इन्फोर्स हो जाता है। बांग्लादेश, यूएई, यूरुग्वे, इजिप्ट ये मेंबर हैं अलोंग विद द ब्रिक्स, किसके, ब्रिक बैंक, इस एनडीबी बैंक के, याद रखिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस ये दे दे, एनडीबी बैंक के क्या ये कंट्री मेंबर हैं, तो जी हाँ बिल्कुल ये कंट्री मेंबर हैं। पर्पज क्या है इसका, पॉलिटिकल पर्पज है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। 11 मई 2015 को केवी कामत प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे सबसे पहले अपॉइंटमेंट किए गए थे, याद रखिएगा, भारत से, किसके, एनडीबी के। एस्टिमेटेड टोटल पॉपुलेशन यहाँ पे बात करी जा रही है तो 3.21 बिलियन है, वहीं पे 26.7% ऑफ द वर्ल्ड लैंड सरफेस को कवर करता है। लगभग 41.5% के आसपास ग्लोबल पॉपुलेशंस कवर हो जा रही है। कंबाइंड नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो 28 ट्रिलियन डॉलर के आसपास कवर हो जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डिटेलिंग थी जो आपको मुझे देनी थी, आशा करते हैं चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे भी बहुत सारी बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको मिलती रहेगी। चलिए यहाँ पे देखते हैं इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव है, क्या प्लान है, क्या बेनिफिट है, वो सारी चीजें, क्या इश्यू हैं, सारी चीजें वो यहाँ पर देखी जाएंगी। इंडिया की अगर बात करी जाए तो ब्रिक समिट जो भी चल रही है ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो जाता है, इसकी महत्वता बढ़ जाती है। किस कंसर्न में, तो पहली अगर बात करी जाए तो ये जो पहली बार पर्सन समिट चल रही है जब से ये रसिया चाइना यूक्रेन का वार चल रहा है, उसके बाद से ये चीजें चल रही हैं। तो इंडिया और इंडियन मिलिट्री और चाइनीज मिलिट्री में यहाँ पे बहुत सारे इश्यू निकल के आ रही है। कहाँ पे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो 2020 में ये चीजें हुई। गलवान वैली में आप सभी लोग जान ही रहे होंगे कितनी ब्रूटल वहां पे इंसिडेंट चली थी। तो चाइनीज जो है वहां पे गन तो नहीं जलाई, शूट आउट तो नहीं करी, लेकिन जो अपने अस्त्र हैं, जो लाठी डंडे और कई प्रकार से इतने अगर डेंजरस हथियार बोला जाए
वेपन तो नहीं है जो कि ऑटोमेटिक वेपन है, वो लकड़ी डंडे इस प्रकार का इस्तेमाल कर करके आपस में लड़ाइयाँ करी गई, जिसमें वो कांटेदार चीजें बात बात के आपस में लोगों को मारा गया। तो इस प्रकार के इंडियन आर्मी भी उसको रिटेलिएट करती हुई नजर आई थी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे डेथ का सामना भी करना पड़ा था। दूसरी तरफ क्या चीजें बोली जा रही हैं, तो नरेंद्र मोदी यहाँ पे क्या निकल के आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं फेस करेंगे इस बार जी जिनपिंग को, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पे क्या पता एक अच्छा आउटकम निकल के आ जाए। देखिए एक ऑप्टिमिस्टिक नजरिया यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ऑप्टिमिस्टिक नजरिया देखने को मिल रहा है, देखते हैं क्या चीजें निकल के आती हैं, आउटकम क्या हो जाता है। लेकिन एक चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो क्या कि कहीं ना कहीं ये चीजें दर्शा रहा है हमें कि इस बार जो डेवलपिंग नेशंस हैं उनकी जो मीटिंग बुलाई जा रही है, क्या पता आउटकम एक प्रॉपर निकल के आ जाए और इंडिया के बेनिफिट में हो। वही सारी चीजें ऑप्टिमिस्टिक तरीके से देखी जा रही हैं। एससीओ की बात आ रही है, तो यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग दे दूंगा, घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं। अगर बात करी जाए यहाँ पर, तो नरेंद्र मोदी एससीओ की समिट समरकंद में यहाँ पे गए और अटेंड भी किए। बाली की समिट G20 जो चली पिछली, उसको भी। अब ब्रिक की समिट यहाँ पे चल रही है जो जोहान्सबर्ग में, तो इसको भी अटेंड किया जाएगा। हालांकि बात करी जा रही है प्रेसिडेंट पुतिन यहाँ पे वर्चुअली आएंगे, यानी यहाँ जाकर के अटेंड नहीं करेंगे। इनके डिफेंस मिनिस्टर सर्गो शेरवेल जिनका नाम है, वो जाकर के अटेंड करेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ क्या हो चुका है। तो यहाँ पे सीधे सीधे अगर बात करी जाए तो वारंट जारी हुआ है भैया, ये जाएंगे साउथ अफ्रीका ना पुतिन, तो इनको क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वारंट निकला है किसके द्वारा, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मेंबर है कौन, साउथ अफ्रीका, तो वहां पे उसको फॉलो ही करना पड़ेगा। इसकी वजह से ये वहां नहीं जाएंगे, नहीं तो इनको सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इनके डिफेंस मिनिस्टर वहां जाएंगे, वो उसको अटेंड करेंगे। ये सारी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए क्या पता ये चले भी जाएं, इनके मूड की कोई बात तो नहीं है, लेकिन इस प्रकार की चीजें निकल के आई हैं। पहले भी सिरिल रैमफोसा ने यही बात बोली है कि आप मेरे यहाँ नहीं आइएगा, नहीं तो मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ये एक बाइंडिंग रूल्स हो गई है, क्योंकि अगर बात करी जाए तो सिरिल रामफोसा जो कि साउथ अफ्रीका से निकल के आते हैं, साउथ अफ्रीका क्या एक आईसीसी, ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसके ये मेंबर हैं, जिसके कारण इनको मजबूरी में इनको अरेस्ट करना पड़ेगा। अब यही सारी चीजें निकल के आ रही हैं। यहाँ पे जो मीटिंग होगी ये सिग्निफिकेंट चीजें चलेंगी। जो एलएसी कौन सा है, तो जो भारत का ये वाला लैंड है आपका, लद्दाख वाला लैंड, उस रीजन को यहाँ पे एलएसी बोला जाता है, जिसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो एलओसी रीजन होता है वो कौन सा, वो पाकिस्तान का रीजन होता है एलओसी, जो कि इंपॉर्टेंट आपको हो जाता है। अगर ये हम मान ले भारत का मैप है, तो एक प्रिज्यूम कर रहा हूं मैं, तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही है, लगभग 1 लाख सोल्जर की बात करी जा रही है। दोनों बाउंड्री आपस में 1 लाख सोल्जर रखी हुई है। तो यहाँ पे एक ऐसा सिचुएशंस बना हुआ है कि क्या भविष्य में वार हो सकती है, इसको लेकर के सभी लोग यहाँ पे कंफर्मिटी भी दिखा रहे हैं कि भविष्य में तो वार देखिए इंडिया और चाइना के खिलाफ हो ही सकती है। इसमें संभावनाएं न होने की बहुत कम है, लेकिन क्या इसको एक लंबे अरसे तक टाला जा सकता है, क्या इसको रिजॉल्व किया जा सकता है अपने इस इश्यू को, ये भी एक बड़ी बातें निकल के आ रही हैं। एससीओ की बात आ जा रही है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड डिटेलिंग देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह एक संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे यूरेशियन पॉलिटिकल, आर्थिक, इकोनॉमिकल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस बोला जाता है। याद रखिएगा यह एक यूरेशियन है, यानी यूरोप प्लस एशियन दोनों कंट्री इसमें है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस भी है इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिक और पॉपुलेशंस को अगर कवर किया जाए तो 60% ऑफ द एरिया ऑफ यूरेशिया आता है, 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आ जाता है। कंबाइंड जीडीपी की बात करें तो 20% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी इसी के अंतर्गत आता है। ये सीओ जो है सक्सेसर है किसका, यानी इस सीओ से पहले क्या था, सिंपल यही बात कही जा रही है। तो संघाई 5 था, यहाँ पे याद रखिएगा, जो कि फॉर्म किया गया था 1996 में। तो ये रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक्स ऑफ चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया और तजाकिस्तान, इसी कंट्री को मिलाकर के संघाई 5 बनाई गई थी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है।
फॉर्मेशन कब हुई थी? 15 जून 2001 को इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में है। याद रखिएगा, संघाई कोऑपरेशन नाम है, लेकिन संघाई में हेडक्वार्टर नहीं है, बीजिंग में हेडक्वार्टर है। इसके अंतर्गत आता है RATS, ये टेररिज्म स्क्वाड ग्रुप है, जिसके कारण यहाँ पे चीजें चलती हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये भी क्वेश्चंस कई बार आए हैं डायरेक्टली। इसका हेडक्वार्टर रैट्स का ताशकंद में है और ये इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में SCO के अंतर्गत, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये इनिशिएटिव किया गया था SCO को टेररिज्म को खत्म करने के लिए, जो कि रैट्स की इंपॉर्टेंस हो जाती है, जो टेररिज्म को खत्म करने के लिए और 3 चीजों पर टारगेट करता है, टेररिज्म और अलगाववाद और उग्रवाद, धार्मिक उग्रवाद, इन चीजों पे कवर करता है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी जाए तो चाइनीज और रसिया हो जाती है। 9 जून 2017 को समिट होती है अस्ताना में, किसकी? SCO की, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान को दोनों को एक ही साथ ज्वाइन कर लिया जाता है, फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप प्रदान कर दिया जाता है। मेरा क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आ रहा है। आप लोग पूछते होंगे कि मैं क्वेश्चंस इतना क्यों करता हूं, तो वो इसीलिए क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको लंबे समय तक याद रहे। देखिए, एक बार अगर कोई चीज आप कमेंट सेक्शंस में लिख देते हैं, आपको लंबे समय तक याद रहे। रिसेंटली कौन सी ऐसी कंट्री है जो इसकी मेंबर बनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जाकर देखिएगा, आपके लिए काफी क्वेश्चंस वर्दी निकल के आएगा। तो ये थी सारी SCO की डिटेलिंग। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं, देखते हैं क्या इंडिया की इंपॉर्टेंस निकल के आती है। तो इंडिया क्या चाहता है? कोऑपरेशन चाहता है चाइना, रसिया से, इन कंट्री से। जाहिर सी बात है, जो आपके पड़ोसी हैं उनसे दुश्मनी मोल लेना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर होता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। फिर भी अगर बात करी जाए, एक प्रकार से एक लिमिट तक ही ये चीजें संभव हो सकती हैं, ये एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो हमारे नेबर कंट्री हैं, जो भी पावरफुल कंट्री हैं, उनके साथ हमारे अच्छे व्यवहार हों तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात हो जाती है। यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं? तो जो समिट होने वाली है सितंबर 9-10 में, किसकी बातें बोली जा रही हैं यहाँ पे? तो G20 की मीटिंग भारत इस बार ऑर्गेनाइज करेगा। पाली इंडोनेशिया के बाद सीधे कहाँ पे आई है? G20 की। इसका थीम क्या है, आप हमें जरूर बताइएगा। G20 का इस बार थीम बहुत फेमस है। तो प्रेसिडेंट सिरिल रमपोसा जो हैं, कहाँ के? अफ्रीका के, वो इस मीटिंग को अगस्त 22-24 तक लेके आएंगे। किसकी? ब्रिक की अब बातें बोली जा रही हैं। ये तो G20 की बातें चल रही हैं। अब अगस्त 22-24 तक चीजें चलेंगी और जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशंस, इसी को नाम दिया गया है। क्या? जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशंस। पूछ दे जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशंस किससे रिलेटेड है, तो आपको सीधे सीधे ब्रिक का नाम लेना होगा, याद रखिएगा। तो प्रेसिडेंट जो चाइना के हैं और साउथ अफ्रीका के हैं, यहाँ पे सेपरेट बायलेटरल स्टेट विजिट करने वाले हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या चीजें यहाँ पे निकल के आ रही हैं? तो ब्रिक का जब ट्रेवल होगी, यानी PM जो मोदी यहाँ पे विजिट करेंगे, उसके बाद ग्रीस भी जाएंगे दिल्ली आने से पहले। तो ग्रीस जाएंगे, देखेंगे क्या चीजें होती हैं, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन यहाँ पे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन इसको अटेंड नहीं कर पाएंगे, जो कि आपको सारी डिटेलिंग बता दिया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या चीजें निकल के आ रही हैं, वो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट इशू निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे अफ्रीका जो है, यहाँ पे मजबूर है, बाइंडिंग है इसके ICC के रूल्स रेगुलेशन से। तो यहाँ पे उनको अरेस्ट करने के लिए वारंट निकला हुआ है, तो ये उनको अरेस्ट कर लेगा अगर वो वहां पहुंचे, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। पुतिन यहाँ पे समिट को अटेंड नहीं करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा अटेंड करेंगे, लेकिन उनके मिनिस्टर सर्गे लैवरोव यहाँ पे इस जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशंस में जाकर के अटेंड करेंगे। अब यहाँ पे वर्ल्ड कोर्ट को देखा जाए, क्योंकि वर्ल्ड कोर्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यही वर्ल्ड कोर्ट है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बोला जाता है, ICJ भी बोला जाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको जानना इसका दूसरा नाम। तो ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है किसका? यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस की जो डिस्प्यूट देखता है अलग अलग कंट्री की बात करी जाए अगर, तो कंट्रियों के बीच में ये चीजें इंटरनेशनल लॉ के आधार पे चीजें देखती हैं और ये एडवाइजरी ओपिनियन देता है, कोई बाइंडिंग ओपिनियन नहीं देता है, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन अगर आ जाए कि बाइंडिंग ओपिनियन देता है क्या इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो सीधे स्टेटमेंट को गलत कर देना है। तो ये
एक ऐसा बॉडी है जो कि इंपॉर्टेंस अपनी रखती है और एडवाइजरी ओपिनियन देती है। कौन? आईसीजी। आईसीजी एकमात्र ऐसी बॉडी है जो यहाँ पे चीजों को देखती है, इन कंट्री को किस प्रकार से इंटरनेशनल लॉ को यहाँ पे लेकर के आगे चलना है। इसके सक्सेसर की बात करी जाए, यानी इससे पहले यहाँ पे कौन सी चीजें थी, तो आईसीजी जो है सक्सेसर बना किसका? परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस, पीसीआईजी था, याद रखिएगा पीसीआईजे। और इसको 1920 में बनाया गया था लीग ऑफ नेशन के द्वारा। तो लीग ऑफ नेशंस क्या बन गया है आज के डेट में? ये आज के डेट में आपका बन गया है यूनाइटेड नेशन। पीसीआईजे आज के डेट में क्या बन गया है? आपका आईसीजे। तो 1945 में ये चीजें होती हैं वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, और पीसीआईजे डिसॉल्व होता है 1946 में, याद रखिएगा। ये चीजें बारीक वाली चीजें हैं अंदरूनी, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। दलवीर भंडारी की अगर बात करी जाए तो इंडिया से मेंबर है यहाँ पे। क्यों यहाँ से इंडिया से मेंबर है? तो 2012 से 27 तक इनका टेन्योर है। जो भी यहाँ पे जजों की संख्या है, जो पैनल है, वो 15 जज इलेक्ट होते हैं यूएन जनरल असेंबली के द्वारा और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा, याद रखिएगा। इन्हीं के द्वारा इलेक्ट होकर के आते हैं यूएनजीए और सिक्योरिटी काउंसिल। कितने सालों के लिए? 9 सालों के लिए। लेकिन इनकी टर्म जो है एक्सटेंड कर दी गई है। कोई दूसरे लोग विड्रॉ किए तो इनको यहाँ पे एक्सटेंड कर दी गई है। दलवीर भंडारी नाम याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आता है। दूसरी चीजें क्या बातें बोली जा रही हैं? एक कंट्री से एक ही जज यहाँ पे जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे क्या बातें और जो इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो इसकी अगर बात करी जाए, पीस पैलेस जो कि हेग में है, यहाँ पे कहाँ पे है? हेग तो नीदरलैंड में है। और इसकी आईसीजे इज द ओनली प्रिंसिपल ऑर्गन जो कि आपके न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है, बल्कि आपके कहाँ पे लोकेटेड है? नीदरलैंड हेग में लोकेटेड है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करी जाए तो इंग्लिश और फ्रेंच इसकी हो जाती है। आशा करते हैं ये चीजें जो मैं आपको बताया वो क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट आपके लिए हो तो यहाँ पे कमेंट सेक्शंस में ओपन किया हूँ, वहां से आप क्वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा यानी ब्रिक के लीडर के अलावा की बात करी जाए तो बहुत सारे ऐसे हैं जो 55 मेंबर अफ्रीकन यूनियन में जो मेंबर हैं वो भी यहाँ पे अटेंड करेंगे। 20 अदर एशियन कंट्री के लीडर भी अटेंड करेंगे। साउथ अमेरिकन और स्मॉल आइलैंड के भी नेशंस यहाँ पे अटेंड करेंगे। तो जाहिर सी बात है, फोकस कहाँ पे हो रहा है? फोकस यहाँ पे इमर्जिंग इकोनॉमी पे हो रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमी पे टारगेट किया जा रहा है। तो डेवलपिंग वर्ल्ड यहाँ पे एक नया अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे मीटिंग को लेकर के आगे जाने के लिए, अपने कंट्री को लेकर के आगे जाने के लिए। ब्रिक लीडर क्या बातें बोल रहे हैं यहाँ पे कि अपनी जो चीजें हैं एक्सपेक्टेशंस उसको यहाँ पे लेकर के आया जाएगा। और ब्रिक्स ट्रेडिंग नेशनल करेंसी जो यहाँ पे एक ग्रुप बनाने वाली है कि एक ब्रिक का एक करेंसी होना चाहिए, उस पे भी बातें चलेंगी। तो कहीं ना कहीं डॉलर को यहाँ पे चैलेंज किया जाएगा। देखते हैं किस प्रकार से चीजें चलती हैं। जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशंस की बात करी जाए तो यहाँ पे लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है टू ऑल द कंट्रीज ऑन अ नंबर ऑफ ग्लोबल डेवलपमेंट। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यहीं पे अगर बात करी जाए साउथ अफ्रीका की, तो ये क्या थीम रखा है इस बार जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए थीम का क्वेश्चंस हर बार आते रहते हैं, तो चलिए देख ही लेते हैं। ब्रिक्स एंड अफ्रीका, याद रखिएगा ब्रिक्स हो रहा है अफ्रीका में, तो ब्रिक्स एंड अफ्रीका। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे पार्टनरशिप की बातें ज्यादा बोली जा रही हैं। तो पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली एक्सेलरेटेड ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव मल्टीलेटरलिज्म। तो वही पुरानी चीजें हैं जो सारी चीजें लेकर के आया जाता है हर बार कि सस्टेनेबल हो, इंक्लूसिव हो, डेवलपमेंट हो, मल्टीलेटरल हो, यही सारे वर्ड पिरो दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं क्या फ्रूटफुल चीजें निकल के आती हैं। बड़ा क्वेश्चन यही रहेगा। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल में फ्री ट्रेड एरिया डेवलप हो, किस प्रकार से चीजें हैं जो इश्यू हैं। क्लाइमेट के ऊपर बातें चलेंगी, किस प्रकार से प्रायोरिटी दी जाएगी, किस प्रकार से वुमेन को पीस प्रोसेस में पार्टिसिपेशन किया जाएगा। सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस होंगी। तो आशा करते हैं जो भी आपको बैकग्राउंड डिटेलिंग दिया वो भी क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नए न्यूज की तरफ। तो डिजिटल इकोनॉमी की शुरुआत कब करी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा? 2015 में डिजिटल इंडिया कैंपेन लॉन्च किए। तो मोदी जी जब जीत कर आते हैं मई 2015 में, तो यहाँ पे डिजिटल इंडिया
कैंपेन लेकर के आते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बार G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। यहाँ पे उसको लेकर के यहाँ पे G20 मिनिस्टेरियल डायलॉग इकोनॉमी यहाँ पे कहाँ पे हुआ है, तो आपके बेंगलुरु में ये चीजें ऑर्गेनाइज हुई है। याद होना चाहिए आपको, क्वेश्चंस अगर आ जाए तो छूटना नहीं चाहिए। देखिए, अगर ये इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज निकल के आ रही है आज, ये सारे इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रही है क्या, तो जो रैप्टर होते हैं, रैप्टर्स मतलब पंछी जो उड़ने वाले होते हैं, उनको रैप्टर भी बोला जाता है। तो जो हाई पावर टावर है यहाँ पे, जो इलेक्ट्रिक हाई पावर टावर होते हैं, ऐसे ऐसे याद ही होगा आप लोगों को, और यहाँ से वायर निकल के जाते हैं। तो ये हाई टेंसाइल वायर होते हैं, यानी इनमें 25,000 30,000 वोल्ट की करेंटेज होती हैं। ये सब चीजें जो कि आज के डेट में बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस निकाल के आ रही है कि ये जो व्हाइट बेलिड बर्ड है, व्हाइट बेलिड ईगल बर्ड, ये अपना जो नेस्ट है, जो घोंसला है, इसी टावर पे बना के रखी है। तो कितना डेंजरस है, ये नहीं कि ये डेथ कर जाएगा, ये तो डेथ करेगा अगर यहाँ पे करंट आती है, लेकिन ये कितना डेंजरस है कि इसके हैबिटेट को हम किल कर चुके हैं, जिसके कारण इसको कहीं ना कहीं शिफ्ट होना पड़ रहा है। यहाँ पे ये बात करी जा रही है कहाँ पे, तो बात करी जा रही है साउथ इंडिया की, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम अपने नेचुरल हैबिटेट को किल करेंगे तो वो हमें भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जो भी प्लांटेशंस होगा उससे क्या निकल के आएंगी, उससे ऑक्सीजन निकल के आएगा, रिसोर्सेज निकल के आएगा, लोगों का हेल्थ निकल के आएगा, सैनिटेशन निकल के आएगा, डेवलपमेंट निकल के आएगा, कल्चरल एस्पेक्ट निकल के आएगा, सारी चीजें निकल के आती हैं हमारे पेड़ों पौधों से। तो कहीं ना कहीं ये चीजों को हम खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हैबिटेट को डेवलप तभी किया जा सकता है जब डिफॉरेस्टेशन को रोका जाए, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट किया जाए। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपको जानना। दूसरी चीजें क्या चल रही है, तो इक्वाडोर कंट्री है, कहाँ पे, साउथ अमेरिका की एक कंट्री है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। लैटिन अमेरिका जोन में एक इक्वाडोर कंपनी है। इसकी कैपिटल क्या है, आप लोग जरूर हमको बताइएगा। तो यहाँ पे इनके जो मेयर हैं उनको असैसिनेशन का अटेम्प्ट किया गया है, यानी उनको भी मारने का प्रयत्न किया गया, लेकिन वो अटेम्प्ट में बच गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। लगभग फायर किया गया 30 शॉट उनकी गाड़ियों पे, लेकिन वो बच के निकल गए। तो याद रखिएगा, टॉप प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट यहाँ पे रिसेंटली उनको मार भी दिया गया है, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2 इजरायली सिविलियन यहाँ पे मार दिए गए हैं, जो कि क्या है, ये इजराइल वाले जोन आपको मैं कई बार दिखाया हूं, इसलिए मैप यहाँ पे नहीं डाला हूं। चलिए पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीजों पे मैं यहाँ पे दिया हूँ। वेस्ट बैंक वाला रीजन, यहाँ से क्वेश्चंस भी बना दिए गए हैं। तो ये इजराइल और पैलेस्टीन का जो डिस्प्यूटेड रीजन है, जो वेस्ट बैंक है, और इजराइल का अगर मैप ऐसे देखा जाए तो ये गाजा पट्टी हो जाती है, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में यहाँ पे पैलेस्टीनियन सिमट के रह गए हैं, और यहाँ पे भी पैलेस्टीनियन सिमट के रह गए। बाकी सारे एरिया किसकी हो गई है, ये इजराइल की हो गई है। तो यहाँ पे 1948 में वार होता है, 1967 में वार होता है, ये सारी चीजें वार होती हैं, तो कैप्चर करते हुए नजर आता है। एलन मस्क ने एक चीज कर दी, देखिए आते हुए ये चेंज तो करते रहते हैं, क्योंकि इनको स्टेबिलिटी पसंद ही नहीं है। तो एलन मस्क सबसे पहले तो आपको बता दें, यहाँ पे अपना एक्स लोगो डाल दिए हैं, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है। यहाँ पे ये कौन सा चीजें हैं, तो ये ही ट्विटर है, जो अब एक्स बन चुका है, आपको पता होना चाहिए। अब वो चीजें क्या चीजें हैं, जो चीजें ब्लॉक फीचर है उसको भी ये स्क्रैप आउट करते हुए नजर आएंगे, यानी हटा दिए हैं। सिंपल सी बातें बोले जाए तो ट्विटर पे आप ब्लॉक नहीं कर सकते आप किसी को। रसिया लूना 25 स्पेस क्राफ्ट जो थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्लिचेज आई, उसमें प्रॉब्लम आ चुकी है, ये स्पेस एजेंसी बताती हुई नजर आ रही है। तो ये लूना 25 स्पेस क्राफ्ट है, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च करी गई थी। तो ये क्वेश्चंस निकल के आ सकता है कभी भी। रशियन मिसाइल अटैक की है, और यहाँ पे यूक्रेनियन वाले रीजन में, जहाँ पे नाटो के कैंडिडेट, यहाँ पे 7 लोगों की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ पे जेलेंस्की जो है, नाटो के कैंडिडेट,
स्वीडन में जाकर के यहाँ पे मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। देखते हैं क्या चीजें निकल के आती हैं। स्वीडन और यहाँ पे आपका जेलेंस्की साहब, जो कि यूक्रेन कहूंगा मैं, तो स्वीडन और यूक्रेन दोनों लोग ये चाह रहे हैं कि नाटो का हम मेंबर बन जाएं, लेकिन क्या है यहाँ पे चीजें, अभी ऐसी कोई चीजें नहीं हुई हैं। नाटो की बैकग्राउंड डिटेलिंग आपको कई बार दिया हूं, इसलिए मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूं। ये ट्रायल टू टेस्ट न्यू पॉथ फॉर प्रिवेंटिंग अल्जाइमर। अल्जाइमर क्या है? एक मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति ये भूलता हुआ चला जाता है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है वो गिर जाती है। किसी भी प्रकार से आप अपने परिजन को भी अगर एक एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाए तो परिजन को भी पहचानने से इनकार कर देंगे, आप नहीं पहचान पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको भूलने की बीमारी बहुत तीव्र गति से हो जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक न्यू ड्रग है, उसका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। वो क्या है? तो दोनानेबाब ये आपके जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है, जो आपका मानसिक अंडरस्टैंडिंग, मानसिक पावर जो आपको है, जो आपकी कॉग्निटिव पावर को दर्शाता है। कॉग्निटिव पावर क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग पावर, मेमोराइजिंग पावर, ये सारे पावर कॉग्निटिव पावर को दर्शाते हैं। तो कहीं ना कहीं 47% तक आपको ठीक करता हुआ नजर आएगा अल्जाइमर से। यहाँ पे ये बातें बोली जा रही हैं। तो डोनानेमेब का नाम याद रखिएगा। और दो अप्रूव, जो अगर बात करी जाए, 2 अप्रूव ड्रग, तो यहाँ पे लेकानेमैब और एडुकानुमाब, तो ये 2 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो कि न्यूट्रलाइज करेंगी किसी प्रकार से जो प्रोटीन आपके ब्लड में जाकर के ब्लॉकेज कर रही हैं। ये सारी चीजें सही हो जाएंगी। दूसरी तरफ क्या चीजें निकल के आ रही हैं? तो ये अगर चीजें इम्प्लीमेंट करी जा रही हैं तो कहीं ना कहीं 47% का जो आंकड़ा है वो कितना स्ट्रांग हो सकता है। तो ये चीजें हैं जो अगर ह्यूमैनिटी को कंसर्न करके देखा जाए तो काफी फ्रूटफुल हो सकता है, जिसके कारण इस पे यहाँ पे फोकस किया जा रहा है। ये एक नया इतिहास रचते हुए नजर आए कैप्टन मोहम्मद वाशिन, जो कि यूएई के कैप्टन हैं, और ये न्यूजीलैंड को हराते हुए नजर आए हैं। तो याद रखिएगा, न्यूजीलैंड को हराता हुआ यूएई इस बार बहुत ही विचित्र अगर बात करी जाए वर्ल्ड कप में, खास करके वर्ल्ड कप में अपने, तो देखिए वेस्ट इंडीज बाहर है, आयरलैंड बाहर है जो पिछला वर्ल्ड कप खेला था, ये सारी कंट्री बाहर है जो पिछला वर्ल्ड कप खेले थे। स्कॉटलैंड इन हो गया है इस बार। ये देखिए यूएई आज के डेट में अगर बात करी जा रही है तो न्यूजीलैंड को हरा रहा है, जो वर्ल्ड कप विनर टीम हो गई है लगभग। अब बताइए, आपका इंडिया हार रहा है किससे? वेस्ट इंडीज से, T20 इंटरनेशनल में, जो कि क्वालिफाई तक नहीं कर पाई है वर्ल्ड कप के लिए। क्या चल रहा है ये समझ में आना भी बहुत दुर्लभ हो गया है। आप लोगों से मेरा यही क्वेश्चन है इस बार कि इस बार का वर्ल्ड कप कौन जीतने वाला है? चलिए कमेंट सेक्शंस में आप लिख सकते हैं। मास्कोट बात करी जा रही है, ये डुओ याद रखिएगा। मास्कोट डुओ 1 और 2 मास्कोट डुओ हो गए हैं। इन पर्सनालिटी को तो याद ही रखिएगा। यश धूल और सफाली वर्मा, ये दोनों लोग यहाँ पे अनवील किए हैं मास्कोट डुओ आपके आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप गुरुग्राम में। तो गुरुग्राम में अनवील किया गया, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार क्वेश्चंस आ सकता है कि क्या मास्कोट है आपका आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज और फैक्ट्स को कंसीडर करेंगे यहाँ पे, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। तो यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं? 282 जो बात करी जा रही है बोन्स, वो पाए गए हैं किसके? सोल्जर के पाए गए हैं। कहाँ पर? तो ये आपके अजनाला में पाए गए हैं, अमृतसर। ये किससे रिलेट करके देखा जा रहा है? ये देखा जा रहा है 1857 का जो युद्ध हुआ था, इंडियाज इंडिपेंडेंस का जो युद्ध हुआ था, उसी की चीज को लेकर के यहाँ पे अंजनाला में चीजें पाई गई हैं। यहाँ पे एक कुएं में चीजें मिली है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अंजनाला में क्या क्या चीजें मिली है? यहाँ पे बहुत सारे चीजें, जैसे कॉइन्स मिले हैं, बुलेट्स मिले हैं और स्केलेटन मिले हैं सोल्जर के, जो 282 सोल्जर है। यहाँ पे कहाँ पे मिले हैं? अमृतसर, पंजाब। याद रखिएगा, क्वेश्चंस आ सकता है। अजनाला काफी फेमस हो चुका है। तो वुमेन वर्ल्ड कप यहाँ पे अपना रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आई हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस फील्ड की हम बात कर रहे हैं? वुमेन्स वर्ल्ड कप की। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं
इंग्लैंड और स्पेन दो कंट्री की जो कि फुटबॉल के लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। तो ये चीजें कहाँ पे हो रही हैं? तो आपके स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया में फाइनल वर्ल्ड कप फुटबॉल का होने वाला है, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं दोनों कंट्री में से कौन सी कंट्री जीत कर आती है। लार्ज नंबर ऑफ मेगालिथिक हैट स्टोन याद ही होगा, बहुत सारे होते, एक होते हैं डोलिमर, एक होते हैं सर्न, मतलब कम से कम 4-5 प्रकार के ये चीजें होती हैं। मेगालिथिक क्या होता है? सबसे पहले यही जान लें, हिस्ट्री की चीजें हैं, थोड़ी सी आपको पता होना चाहिए। तो मेगालिथिक, ये बड़े बड़े जो पाषाण पत्थर होते हैं, इनकी बातें करी जा रही हैं। तो ये ज्यादातर लगभग साउथ इंडिया में ही पाए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया में मिले नहीं है। नॉर्थ इंडिया में भी पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में भी पाए जाते हैं, ज्यादातर आपके साउथ इंडिया में पाए गए हैं। तो ये हैं क्या? तो जो भी लोग मरते थे उनको दफन करने के बाद वहां पे उनके ऊपर बड़े बड़े छतरी टाइप से पत्थर लगा दिए जाते हैं। इसी को कर्ण और स्टोन हेंज और डोलेमीर, इन्हीं को बोला जाता है। यही मेगालिथिक स्टोन है। तो याद रखिएगा, जो कि कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये केरला स्टेट से प्राप्त हुए हैं, जो कि यहाँ की आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इसको कंफर्म करती हुई नजर आई है। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो मलापुरा, और विलेज की बात करें तो कुत्तूपुरम विलेज से ये चीजें प्राप्त हुई हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेगालिथिक एक्सकवेशन चल रहा है यहाँ पे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहाँ पे क्या चीज है जो जितेंद्र सिंह हैं अनवील किए हैं? लोटस वैरायटी ऑफ नमो 108। तो नमो 108 क्या है? लोटस है, कमल का फूल है। एक नई वैरायटी मार्केट में आई है, जो कि CSIR नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के द्वारा ये चीजें निकल के लाई गई हैं। तो ये कहीं ना कहीं नमो 108 क्वेश्चंस बन जाएगा। क्या है? तो याद रखिएगा, ये फूल है जिसे लोटस बोला जा रहा है। तो यहाँ पे 10वें टर्म के लिए प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पे लेकर के चीजें आई गई हैं। यूपी ऑर्डर किया है कि कोई भी FIR बिना पहले जांच किए जो भी देश के व्यापारी हैं, मतलब राज्य के व्यापारी हैं, वो और एंटरप्रेन्योर की बात करी जा रही है, वहां पे उनको नहीं केस रजिस्टर किया जाए। तो पहले जांच किया जाए तब जाकर रजिस्टर होगी। किसके? तो आपके यूपी में अब ऐसी बातें बोली जा रही है। राहुल गांधी राइड किए हैं कहाँ पे? मोटरसाइकिल लेह से लेके पंगोंग लेक तक। तो याद रखिएगा, ये लेक मैं कई बार कवर किया हूँ। लेक पंगोंग की इंपोर्टेंस हो जाती है, लद्दाख में आपके आती है। इमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट रतन टाटा जी को कौन सा अवार्ड अभी दिया गया? तो उद्योग रतन अवार्ड दिया गया। किसके द्वारा? तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए एक बार एक रिवर कवर करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे सारी डिटेलिंग, और वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो अगर बात करी जाए, ये जो रिवर है, ये ओब रिवर है। ओब रिवर है जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये मेजर रिवर इन रसिया है, जो कि जानी जाती है। ये इट इज वेस्टर्न साइबेरिया, ये वेस्टर्न साइबेरिया में बहती है, और टुगेदर विथ इरितिस, तो इरितिस के साथ ही यहाँ पे फॉर्म करती है। मैप आपको यहाँ पे अगर दिखाऊं तो ऐसे निकल के आएगी। तो देखिए, ये रिवर इरितिस यहाँ से निकल के आ रही है आपके मंगोलिया के बॉर्डर से, और ऑब रिवर में आकर के मिल जा रही है। तो ऑब रिवर की अगर सोर्स की बात करी जा रही है तो कातून और बिया यहां से निकल के आ रही हैं। तो यहीं पे इसकी कन्फ्लुएंस हो जाती है। ये ओरिजिन अल्ताई माउंटेन से निकल के आती हैं, जो कि कातून अभी आपको मैं दिखाया, बिया अभी आपको दिखाया। ये दोनों कन्फ्लुएंस होती हैं और ये क्या बनाती हैं? ऑब रिवर बना देती हैं। तो ये वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द 3 साइबेरियन रिवर हैं, जो फ्लो होती हैं आर्कटिक ओशियन में। किधर को फ्लो हो रही हैं? आर्कटिक ओशियन में। कारासी किधर है? गल्फ ऑफ ओक किधर है? येनसेरी रिवर ये किधर है? आर्कटिक ओशियंस की तरफ है। दूसरी तरफ क्या बातें बोली जा रही हैं? तो जो मेन सिटी है ऑन इट्स बैंक, ये नोवासिबिर्स्क है, जो कि लार्जेस्ट सिटी इन साइबेरिया मानी जाती है। थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन रसिया मानी जाती है, और इट इज वेयर ट्रांस साइबेरियन रेलवे क्रॉसेस द रिवर। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। ट्रांस साइबेरियन जो रेलवेज बनी है, इतनी लंबी रेलवे, वो इसी रिवर को क्रॉस करती है। क्या? ऑब रिवर को। तो गल्फ ऑफ ऑब इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है? जहां पे रिवर जाकर के समुद्र में
मिल जाती हैं उसे एस्चुरी बोला जाता है। तो आशा करते हैं ये जो चीज़ें आपको रिवर की चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ, वो चीज़ें काफ़ी क्लियर हो गई होंगी और आपको एटलीस्ट याद भी होगा। चलिए ग्लोसरी देख लेते हैं, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स। फाइट का मतलब क्या होता है? लड़ाई होती है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे बैटल इसका सिनोनिम्स है, पर्यायवाची है। कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल, कॉम्बैट, इंगेज। और यहीं पे विपरीत शब्द अगर बात करी जाए तो पीस, सरेंडर, हार्मोनी, एग्रीमेंट, सीज फायर, ये इसके विपरीत शब्द हो जाते हैं। चलिए कम से कम एक ही वर्ड के आप लोग रिमेम्बर कर लीजिए, मेमोराइज कर लीजिए और उसका यूजेस भी कर लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको दिया, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेटिव के साथ साथ यूजफुल भी लगा होगा। अगर आपको लगा होगा तो ये इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने कलीग्स, फ्रेंड्स जो सिविल्स की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।